मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। यह हाइट एंड डिस्टेंस की 14th क्लास है। आज की क्लास में क्वेश्चन कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो कि फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए थे, जो पिछली वाली वीडियो मैंने अपलोड किए थे उसमें 3 क्वेश्चन किए थे। और वो 3 क्वेश्चन कौन से फॉर्मूले पर बेस्ड थे? तो वो फॉर्मूला था tan a प्लस b, यानी कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बट आज की क्लास में 4 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से पहले 2 जो क्वेश्चन हैं वो आपके एक फॉर्मूले पर बेस हैं। आपकी स्क्रीन पर अगर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जो इस टाइम पर, अगर क्या वो दिखाई दे रहा है, तो ये जो क्वेश्चन है ये कर चुके हैं हम लोग, लेकिन हम यहां पर यूज करने वाले हैं। हम 2 आपके यहां पर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वो आपके जो क्वेश्चन है उसमें एंगल आपका जो है वो 30, 60, 90 या 45, 45, 90 ना दे करके, अगर आपका एंगल 90 तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, बाकी जो 2 एंगल हो जाएं वो 15 एंड 75 हो जाए, तो उस केस में आपको रेशियो पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन अगर कभी कभी आ जाए तो वहां पर आपके जो मार्क्स होते हैं वहां पर अगर हम नहीं पता है तो वो खो देते हैं आप। तो वो मार्क्स जो आपको खोना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इस समय कंपटीशन का लेवल क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको हर एक क्वेश्चन को सही करने के लिए प्रयास करना है, तो हर एक पॉइंट आपको जानना जरूरी है। तो जैसे अगर हम कहते हैं कि एक फॉर्मूला और हम बात करें, tan 15 की वैल्यू, sin 15 की वैल्यू, या ऐसे कोई भी वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो हमें उस वैल्यू को जरूरी नहीं कि हर जगह sin 15 cos 15 हम निकालने बैठे। तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि किस तरीके से आया है, उसके बाद आपको सिर्फ ये तीनों रेशियो, ये 15 एंगल पर बेस जो होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, एक एंगल 15 एंगल हो तो दूसरा आपका जो बचेगा 90 के अलावा 75 होगा, तो इनमें साइड में क्या रेशियो होता है ये पता होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए। बट मैं यहां पर अगर बात करूं, यहां पर tan a प्लस b का फॉर्मूला था, लेकिन अगर tan a माइनस b का फॉर्मूला तो याद कर लो, tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन tan 1 प्लस tan a इंटू tan b। और अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं और मैं कहूं कि अगर आपका ऐसा ट्रायंगल बना है, जैसे मैं क्यों इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, रेशियो बताना चाहता हूं, ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 15 डिग्री हो गया। तो अगर ये 15 डिग्री हो गया और इस एंगल को लेके चल रहा हूं तो परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हुआ और ये वाला पार्ट तो हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण हुआ। तो अब आप देखिए कि tan 15 मतलब अगर हम यहां लिखें कि tan 45 माइनस 30 तो tan 15 आएगा। तो tan 15 की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहां से निकल के आएगा कि tan 15 इज इक्वल टू, यहां कितना होगा, a की वैल्यू हमने क्या रखा है, a बराबर हमने रखा है 45 डिग्री और b बराबर हमने रखा है 30 डिग्री और रिजल्ट आया है tan 15। तो अगर tan 45 की वैल्यू कितनी होती है तो ये अगर पता हो तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 और tan 30 की वैल्यू, b की वैल्यू 30 है तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो माइनस 1/√3, माइनस नहीं होती है, लेकिन tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, बीच में माइनस का साइन लगाया, तो ये tan 45 दैट विल बी 1 एंड tan b दैट विल बी tan 30 विच इज इक्वल टू 1/√3, देन द रिजल्ट विल बी अब न्यूमरेटर रिजल्ट विल बी 1 माइनस 1/√3। और देन अगर आप यहां फाइंड करें कि डिनोमिनेटर का पार्ट देखें तो आप देखेंगे 1 प्लस ये tan 45 वैल्यू 1 और tan 30 वैल्यू जो होगी 1/√3, यानी हम लिख सकते हैं 1/√3। और ये रिजल्ट क्या आया तो आप देखेंगे √3 माइनस 1, √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 माइनस 1 ऊपर आया, √3 माइनस 1 और नीचे कितना आएगा, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। और आपके दिमाग में अगर गलती से ये आ रहा होगा कि इसके नीचे का जो √3 था वो क्या हुआ, तो इसके नीचे भी √3 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो हमारा एक रिजल्ट आया कि अगर tan 15 की बात करते हैं, tan 15 मतलब मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि एक तो आपका ये हो गया परपेंडिकुलर और ये वाला क्या हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर tan थीटा की वैल्यू जो होती है, tan थीटा कैसे निकलता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी हम कहेंगे कि परपेंडिकुलर का लेंथ अगर √3 माइनस 1 होगा तो बेस का लेंथ जो होगा √3 प्लस 1 होगा, इस रेशियो में होगा। तो पहला पार्ट तो यहां पर बनाइए कि एक तो हो गया √3 प्लस 1, अगर परपेंडिकुलर √3 प्लस 1 होगा, ये एंगल 15 डिग्री लेके चल रहे हैं तो बेस आपका होगा कितना होगा, तो आप कहेंगे कि जो बेस होगा ना वो होगा आपका √3 माइनस 1। तो ये वाला पार्ट कितना होगा, और अगर ये वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो आपका ये जो रिजल्ट आएगा निकल के वो आएगा 2√2।
तो ये रेशियो का पार्ट आपका आ रहा है कि अगर ये लेंथ √3+1 हुआ 15 डिग्री एंगल के सामने, तो जो आपका एंगल होगा कौन सा, जो आपका बचा 75 ही तो होगा, क्योंकि आपका 90 ही है, तो इन दोनों का सम आपका होता है 90, तो 15 75 ये हुआ 75 हुआ। तो अगर ये √3+1 होगा तो ये √3-1 होगा। क्या गलत किया क्या, सॉरी, यहां पर आपका क्योंकि p की वैल्यू √3-1, तो अगर ये √3-1 होगा, अगर ये √3-1 होगा तो ये होगा √3+1, और पाइथागोरस थ्योरम से जो रिजल्ट आएगा वो 2√2 आएगा। किसका लेंथ आएगा, हाइपोटेन्यूज का, मतलब हम कर्ण की बात कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े, और थोड़ा सा और आगे बढ़ने का मतलब यहां पर यह है कि मैं यहां पर इसको रेशनलाइज कर लेता हूं, तो एक नया रेशियो नए तरीके से देखने को मिलेगा। तो अगर नया रेशियो नए तरीके से देखने को मिलेगा तो हम रेशनलाइज करेंगे। तो क्या करते हैं यहां पर, तो यहां पर किया जाता है, जो डिनोमिनेटर का साइन है मैंने चेंज किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3-1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो आपको पता है नीचे जो आ गया a प्लस बी माइनस बी मतलब a² - b²। तो अगर ये a² - b² है तो नीचे तो 2 आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा, तो ऊपर आपका आ जाएगा √3-1 का होल स्क्वायर, यानी अगर 2 कॉमन लें तो 2 - √3, आप चेक करना यही आएगा 4 - √3, बट 2 कॉमन लेकर के मैंने कैंसिल करा दिया। तो ये जो रिजल्ट आ गया, एक और रिजल्ट आ गया 2 - √3 अपान में नीचे आपका 1, 2 - √3 अपान में 1। तो अब आप यहां से देखें कि परपेंडिकुलर और बेस में क्या रेशियो हुआ। तो आपका परपेंडिकुलर अगर आप देखें तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर अपान बेस, tan θ = परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर का लेंथ 2 - √3 है तो बेस का लेंथ जो होगा वो क्या होगा, 1 यूनिट होगा। और ये हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण का लेंथ क्या होगा, तो आप अगर करेंगे तो आप समझ पाएंगे √2 × √3-1 होगा। कैसे होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं बता दे रहा हूं, p² + b² = h²। तो रूट में अगर डालें तो h = आएगा p² + b², यानी इसके स्क्वायर करें तो a² + b² यानी 7 प्लस, या नहीं माइनस, यहां पर -7 माइनस आपका आएगा 2ab मतलब 2 × √3 यानी 4√3 और +1। तो 7 + 1 कितना हुआ, 8। और 8 से अगर मैं इस फॉर्मेट में निकालना चाहता हूं तो √2, अगर 8 से 2 बाहर निकालें और 2 बाहर निकालेंगे तो रूट के अंदर ही बाहर निकालेंगे, और रूट के बाहर लेंगे तो √2 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में अंदर अगर देखें तो यहां पर कितना बचेगा, 2। अगर मैंने यहां से 7 और 1 8, 8 से 2 निकाला तो बचा कितना, 4। यहां से 2 निकले था तो √2√3। मैंने इस फॉर्मेट में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि ये भी बाहर निकल के आ जाएगा। अगर ये बाहर निकल के आ जाएगा तो आप यहां से रिजल्ट देखेंगे √2 × ये जो फॉर्मूला होता है √3-1 का होल स्क्वायर होता है, यानी बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, √3-1। तो ये फॉर्मेट बन गया √2 × √3-1। ये हो गया आपका नेक्स्ट रेशियो जो आपका दिख रहा है यहां पर। वो नेक्स्ट रेशियो कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं 2 - √3 जो आपका यहां दिख रहा है, अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 1। ये 1 हो जाएगा। 2 - √3 से अगर इस रेशियो को डिवाइड करूंगा तो सारे को डिवाइड करना होगा। तो अगर मैं कहता हूं 2 - √3 है, अगर मैं उसको डिवाइड करूं किससे, 2 - √3 से, 1 को मैं डिवाइड करूं 2 - √3 से, तो आप देखिए इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं। इसको भी डिवाइड करेंगे 2 - √3 से, तीनों को डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों को करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। यहां पर 2 - √3 से डिवाइड किया तो 1, यहां पर 2 - √3 से डिवाइड किया तो ये वाला तो पार्ट हो गया 1। ये वाला पार्ट रेशनलाइज कर लेते हैं, 2 + √3 अपान 2 + √3। आपने क्या किया, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके आपने रेशनलाइज कर दिया। अगर आप देखें तो a² - b² 1 हो जाएगा, ऊपर 2 + √3 मतलब ये हो जाएगा 2 + √3। और ये वाला पार्ट कितना होगा, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम जो आपने यहां पर दिखाया मैंने थोड़ा सा जल्दी में, वो आप देखेंगे तो यहां पर भी वही आएगा, लेकिन बस आपका साइन कितना होगा, प्लस होगा यहां पर। तो √2 × √3+1। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कौन से एंगल के सामने, तो ये 15 डिग्री वाला एंगल का पार्ट हम लेके चल रहे हैं हमेशा। तो यानी ये वाला कितना होगा, 75 होगा, और यहां पर भी कितना होगा, 75 होगा। ये आपका 3 रेशियो है, और इन 3 रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आपके 2 क्वेश्चन में कहीं यूज होता है तो वो आज की क्लास में देखेंगे। ये मैंने थोड़ा सा बताया है, इसलिए पूरा लिख के बताया ताकि आपको एक फॉर्मूला भी याद हो जाए इसके साथ। और ये फॉर्मूला अगर याद हो जाएगा, मैं और नए फॉर्मूले से इसको बता सकता था। अगर हम देखें तो ये आपका 45 - 30 मतलब एक और फॉर्मूला होता है, tan थीटा का वैल्यू अगर आपको निकालना हो tan 45 - थीटा, tan 45 + थीटा।
लेकिन मैंने कहा कि जो क्वेश्चन में पिछली क्लास में हमने फॉर्मूला बताया था उसी से दूसरा पार्ट भी उसका बता दूं, इसलिए मैंने इस तरीके से बताया। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें हर तरीके को नहीं देखना है, हमें बस रेशियो देखना था। वो रेशियो निकल के आ गया है और आपको भी बस इतना याद रखना है, और कैसे हुआ वो मैंने दिखा दिया एक मेथड से। बहुत सारे मेथड है जिससे आपको मतलब ये निकाल पाएंगे कि ये रेशियो आपका बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, और जब क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन आपका जो पहला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स A and B lying on the horizontal through the foot of the tower are respectively 15 degree and 30 degree. If A and B are on the same side of the tower and AB is equal to 48 meters, then the height of the tower is. हिंदी में अगर बात करें तो क्वेश्चन ये है कि एक टावर के टॉप पे उस टावर के जमीन से गुजरती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन पर स्थित दो बिंदुओं से, मतलब एक ही साइड स्थित दो बिंदुओं से उस टावर के जमीन पर, मतलब उस टावर के बॉटम से गुजरती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा की पर उस टावर के एक ही तरफ दो बिंदुओं से उस टावर के टॉप पे बनने वाला उन्नयन कोण 15 डिग्री और 30 डिग्री है। 15 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 148 मीटर है तो बताइए टावर की ऊंचाई कितनी है। तो ये देखिए, पहले तो पॉइंट ये है कि जो बोला जाता है तुरंत उसका फिगर बनाते हैं। तो हमने कहा कि चलो एक टावर बना दिया ये, और इस टावर पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई है, इसके टॉप पे 2 पॉइंट्स हैं और हॉरिजॉन्टल जो लाइन जा रही है उसके एक ही साइड अगर 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट आपका नाम भी दिया गया है कि 2 पॉइंट हैं ए और बी, और उन ए और बी पॉइंट से रिस्पेक्टिवली क्रमशः 15 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन और 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है। और फिर बोला गया है कि अगर ए बी का लेंथ 100 मीटर है तो बताओ कि इस टावर की हाइट कितनी है। तो एक तो तरीका, कौन सा तरीका आपने पढ़ा होगा, वो तरीका ये कि आप रेशियो यूज करो, और आपका एक्सटीरियर एंगल वाला जो मैं बता चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा जल्दी बता दे रहा हूं इसको, कि अगर ये 30 है तो इन दोनों का सम 30 होगा, अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा। मतलब ये समझ में आ गया कि जब दो एंगल इक्वल होंगे तो ये दोनों साइड बराबर होगी। ये मैं बता चुका हूं, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसको बस सीधा सीधा देख लो। तो अगर हम 30, 60, 90 वाला केस लेते हैं तो ये कितना होगा 60 डिग्री। 30 डिग्री के सामने की साइड अगर 1 लेते हैं तो 60 डिग्री के सामने की साइड √3 होगी, और 90 के सामने की साइड 2 होगी, और ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा। तो 2 का वैल्यू 100 मीटर है तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 मीटर, और ये 1 का वैल्यू निकालना है तो आंसर क्या हो गया 50 मीटर। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि मैं यहां पर 10-15 का यूज किया गया है, तो वहां पर मैं 10-15 वाला जो रेशियो है राइट एंगल ट्रायंगल में उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके दिखाना चाहता हूं, उसके अकॉर्डिंग सोचने के लिए बता रहा हूं। तो शुरू के जो 2 क्वेश्चन है हम लोग उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, फिर आगे जो भी क्वेश्चन होगा उसको देखा जाएगा जिस तरीके का होगा। लेकिन क्वेश्चन आपका इसका यूज करते हुए कैसे निकाला जा सकता है, ये क्वेश्चन तो निकल जाएगा आंसर जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। तो आप थोड़े ना ये देखेंगे कि 10-15 डिग्री वाला एंगल है तो ये रेशियो यूज करेंगे। अगर आपको कुछ और अलग दिखता है जो कि आपका शॉर्टकट बना दे, तुरंत आंसर निकाल दे, तुरंत आपका आंसर आ जाए, तो आप जरूरी नहीं कि इन सब बेसिक पॉइंट को समझे, जैसे कि मैंने अभी बताया और तुरंत आपका आंसर आ गया। तो चलिए देखते हैं ये रेशियो। अगर आप देखें कि अगर मैं इसको लेता हूं कि ये जो साइड है इसका साइड का लेंथ अगर मैंने 1 लिया, अगर ये 1 रेशियो हुआ तो ये पूरा कितना होगा, तो आप समझ पाएंगे कि ये 10 वैसे 30 वाले एंगल के अकॉर्डिंग अगर ये 1 हुआ तो ये कितना होगा, तो ये कहेंगे कि √3, ये वाला पार्ट कितना होगा √3। और अगर हम इस एंगल की ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें कि 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने जो आपका एंगल होगा, 60 के सामने जो ये वाला एंगल है उसके सामने की साइड जो है आपका बॉटम से बी तक का दूरी वो कितना होगा √3 होगा। अच्छा, अब आप आगे आइए, ये 100 मीटर है ये तो पता है, ठीक है। अगर 15 डिग्री के सामने 1 है तो आप इसमें से कौन सा रेशियो दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट हमें दिख रहा है कि 15 के सामने 1 है तो 75 के सामने कितना होगा 2 + √3, तो ये लेंथ आ जाएगा 2 + √3। ये लेंथ कितना आ गया 2 + √3। और अगर ये 2 + √3 आ गया और आपको रेशियो के अकॉर्डिंग देखें कि ये टोटल 2 + √3 है और ये √3 है, तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे यानी 2 + √3 में से माइनस करेंगे √3, ये रेशियो का पार्ट है, तो ये रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, इस टोटल में से ये माइनस करेंगे
तो ये रिजल्ट आएगा जो कि कितना आएगा 100 मीटर। यानी यहां से देखें तो ये कैंसिल, 2 इजिकल टू 100 मीटर, तो 1 इजिकल टू 100 नहीं है, यहां पर 100 दिया था क्या, 48 दिया था, 48 दिया था, 100 नहीं दिया था, 48 दिया था, जो कि मैं बता चुका हूं। अगर ये 100 होता तो 100 के अकॉर्डिंग, चलिए मैंने जो किया वो किया, आप देख लेना, क्योंकि अगर 100 होता तो ये 50 आता। फिलहाल अगर ये 48 मीटर है तो 2 + √3 - √3 की वैल्यू जो आ रही है कितना आ रही है 48 मीटर, और 48 मीटर आ रही है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 मीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा ये 24 मीटर। अच्छा, मैंने जो इससे पहले जो आपको डायरेक्टली बताया था उसमें 100 मीटर माना था, तो अगर 100 मानेंगे तो 50 आएगा, तो उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये है, वो तो मैंने को जल्दी बताना था तो इसलिए दिमाग नहीं काम किया, मैंने 100 लिख दिया, ध्यान नहीं दिया यहां पर। तो अब मैं बता रहा हूं 48 मीटर है, तो 48 मीटर है, जो यहां पर लेंथ है उसका आधा आएगा ये। अगर हमने 100 माना था तो 50 आता, फिलहाल 48 है तो 24 मीटर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये आपका है, क्वेश्चन है ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल सच दैट it just reaches the top of the wall. The foot of the ladder is at a distance of 18 meters from the wall. The angle of elevation of the top of the wall from the base of the ladder is 15 degree. What is the length of the ladder? तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए कि क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये है कि एक सीढ़ी दीवार पर, मतलब दीवार पर लगाई गई है, एक सीढ़ी दीवार पर लगाई गई है, बस इतना समझिए कि एक सीढ़ी दीवार पर लगाई गई है और इस प्रकार लगाई गई है कि सीढ़ी का जो ऊपरी सिरा है वो जस्ट ऊपरी जो आपका वॉल का टॉप है उस पर है, और जो दीवार जो और बोला गया है कि जो सीढ़ी का निचला सिरा है, बॉटम है, जो निचला सिरा है सीढ़ी का, वो बॉटम से, किसके बॉटम से, दीवार के बॉटम से दीवार की तली से 18 मीटर दूरी पर है, और वहां से जो सीढ़ी के जो आपका एंगल बना रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहां से कहां तक का, जहां पर बॉटम है सीढ़ी का, वहां से जहां पर टॉप है, टॉप कहां पर है सीढ़ी का, तो वो दीवार के टॉप पे है, तो वहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 15 डिग्री है। तो बताना है क्या है कि वो सीढ़ी जो है आपका उसका लेंथ कितना है। तो अब अगर यहां क्वेश्चन देखें तो ये वाला तो इसमें ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, तो तुरंत आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, बोला गया कि एक सीढ़ी दीवार पे लगाई गई है, तो ये हमारी दीवार हो गई, ग्रीन कलर की दीवार रंगवा दिया हमने, कलर करा दिया ग्रीन कलर से, और उस दीवार पे मैंने ब्लैक कलर की जो आपका है लैडर लगा दिया, सीढ़ी लगा दिया, और ये जो दूरी बताई गई है ये बताया गया है कि दीवार पर, दीवार का टॉप और सीढ़ी का टॉप जो है वो एक ही पॉइंट पर है, ये आपको बताया गया क्वेश्चन में। और जो इस सीढ़ी का जो बॉटम है वो इस दीवार के बॉटम से कितना दूरी पर है, तो ये बताया गया 18 मीटर की दूरी पर है, 18 मीटर की दूरी पर इसका बॉटम है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यहां पर जो एंगल बन रहा है फ्रॉम द वॉल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल फ्रॉम द बेस ऑफ द लैडर, तो लैडर का बेस, सीढ़ी का बेस से दीवार के टॉप पे, मतलब ये सीधा सीढ़ी तो हुई, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण है, वो बताया गया 15 डिग्री, तो हमें पता है कि 90 होगा। तो ये कितना होगा, ये 75 है, क्योंकि अगर ये 90 है 15 हो गया तो ये 75 हुआ। और रेशियो का पार्ट यूज करके हमें बताना है लेंथ ऑफ द लैडर, ये वाला लेंथ आपको बताना है। और अगर ये लेंथ बताना है तो रेशियो का पार्ट अगर हम यहां यूज करते हैं, तो रेशियो का पार्ट यूज करेंगे तो हमें पता है ये 18 दिया है, तो 18 अगर कौन सा रेशियो यूज करें इसमें कि बेहतर होगा, तो मैंने कहा ये वाला रेशियो यूज कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट अगर 1 रेशियो होगा, 75 के सामने 1 होगा, तो 15 के सामने कितना होगा 2 - √3, और 15 के सामने 2 - √3 होगा, 90 के सामने कितना होगा, तो ये होगा √2 इंटू √3 - 1 होगा। और हमें क्या बताना था कि सीढ़ी की लंबाई बतानी थी, मतलब यही बताना था। तो हमें एक रेशियो की वैल्यू 18 मीटर पता चल गई, तो इतने रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो √2 इंटू √3 - 1 इंटू 18, और जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको तो ये आपका रिजल्ट आएगा 18। कैसे भी जैसा भी क्वेश्चन में फॉर्मेट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो 18 ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √2 इंटू √3 यानी √6, और √2 इंटू 1 यानी कि √2। तो अगर मैं सही कर रहा हूं तो यह आ जाएगा 18 √6 - √2 मीटर इस लैडर का, मतलब इस सीढ़ी की लंबाई है। सीढ़ी की लंबाई कितना है, तो आपका आंसर आएगा 18 इंटू ब्रैकेट के जो भी अंदर आपका लिखा गया है √6 - 2, सॉरी √6 - √2।
तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दो क्वेश्चन जो कि मेरे को इस एंगल पर बेस्ड थे, तो आपका इस एंगल के अकॉर्डिंग मैंने बताया। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन को क्योंकि मैं बता चुका हूं, उसका अलग तरीका भी है, लेकिन फिलहाल जब आपके क्वेश्चन आसानी से आ जाए तो वहां पर टफ बनाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मुझे जो है फॉर्मूला बताना था, इसलिए मैंने इसको बताया है। अगर गलती से 15 डिग्री वाला एंगल आ गया तो वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन आप 15 डिग्री से दूर जा रहे हैं। क्वेश्चन है, A tower standing on a horizontal plane sustains a certain angle at a point 160 meters apart from the foot of the tower. On advancing 100 meters towards it, the tower is found to sustain an angle twice as before the height of the tower is. तो ठीक है, अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन जो दिया गया है कि बोला ये गया है कि एक टावर है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़ा है, जो कि क्षैतिज रेखा पर एक टावर खड़ा है, और उस टावर से उस क्षैतिज रेखा पर कोई एक बिंदु है। उस बिंदु पर, जो कि बिंदु कितना दूरी पर है, क्षैतिज रेखा पर एक बिंदु है जो कि 160 मीटर की दूरी पर है। उस पर एंगल जो बनाता है वो थीटा बनाता है, मान लेते हैं थीटा बनाता है। जबकि टावर की तरफ, उस बिंदु से क्षैतिज रेखा में ही उस टावर की तरफ 100 मीटर चलने के बाद जो उस टावर से जो बिंदु मिलेगा, 100 मीटर टावर की तरफ चलने के बाद जो बिंदु पर पहुंचेंगे, उस बिंदु पर टावर से जो बनने वाला एंगल अब होता है वो पहले के कंपेयर में 2 गुना होता है। तो बताइए टावर की हाइट क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप देखो कि यहां पर 10-15 की तो बात नहीं की गई है, तो जो 2 क्वेश्चन थे वो 10-15 पर बेस मैंने कहा कि किस तरीके से यूज करना है, आपको 2 क्वेश्चन के माध्यम से समझा दिया, आप समझ चुके होंगे। और अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है 10-15 वाला तो आप कर पाएंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, एक टावर है, टावर मैंने बना लिया। बोला गया कि टावर जो आपका है जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो चलो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये खड़ा टावर है, तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। बोला गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई एक बिंदु है, उस बिंदु पर जो इस टावर से एंगल बन रहा है, उस बिंदु पर इस टावर से जो एंगल बन रहा है, तो टावर आपका ये है, इस टावर से इस बिंदु पर अगर एंगल की बात करेंगे तो ये तो एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन यहां से देख लिया हमने। तो ये जो आपका एंगल बन रहा है, कुछ एंगल बन रहा था, आपसे बोला गया कुछ एंगल बन रहा था, तो मैंने कहा कि थीटा बन रहा था। हिंदी में जैसे कि मैंने बोल दिया था कि थीटा बन रहा था। उसके बाद बोला गया कि इससे 100 मीटर टावर की तरफ आने पर, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर 100 मीटर टावर की तरफ आने पर, फिर से 100 गड़बड़ कर तो नहीं रहा हूं, 160 मीटर 160 मीटर टावर की तरफ, सॉरी ये आपसे बोला गया 100 मीटर टावर की तरफ आने पर जो अब एंगल बन रहा है वो आपका इस टावर से इस पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो इसका डबल है। मतलब ये थीटा था तो ये 2 थीटा है, ये थीटा था तो ये कितना है, 2 थीटा है। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मैंने आपसे ये क्वेश्चन बोला कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक टावर खड़ा है और टावर पर जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई एक बिंदु है, इस टावर से उस बिंदु पर बनने वाला एंगल कुछ है, हमने कहा कि थीटा है। जब हम इससे 100 मीटर इस टावर की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही आते हैं तो जो बिंदु मिलता है उस बिंदु पर इस टावर से जो बनने वाला एंगल है वो पहले जो एंगल बन रहा था उसका डबल है। और फिर बोला जा रहा है तो बताओ टावर की हाइट कितनी है। तो पहला पॉइंट कि यहां पर रेशियो का पार्ट तो यूज नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, कहां रेशियो का यूज करेंगे, तो या तो फॉर्मूला यूज करें, और अगर फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे तो ज्योमेट्री का पार्ट इसमें ऐड करो और आंसर आसान बनाओ। तो मैंने कहा कि यहां थीटा है, ये 2 थीटा है, तो tan थीटा tan 2 थीटा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा तो आसान बना लेते हैं। तो आसान बनाएंगे तो हमें पता है कि ये जो पहले 100 मीटर आया ये तो पता है, लेकिन जो पहले वाला पॉइंट पर एंगल बन रहा था वो इसके बॉटम से कितना दूरी पर था, तो ये दिया गया था 160 मीटर की दूरी पर था। सर्टेन एंगल एट अ पॉइंट 160 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बॉटम, जो भी दिया गया है, अपार्ट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बॉटम से 160 मीटर की दूरी पर था। 100 मीटर इधर आए हैं तो ये वाला लेंथ कितना होगा, तो यह क्या बता पाएंगे, हाँ बता पाएंगे, 160 माइनस 100 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अच्छा, अब आप आके आइए, थोड़ा सा और आगे आइए, टावर की हाइट बतानी है। तो आपको जरूरत नहीं कि हर जगह tan cot का यूज किया जाए, कभी कभी फायदा मिलता है तो उसका फायदा उठाना चाहिए।
आप समझिए कि ये थीटा है और हमें पता है कि ये जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल होता है, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल इन दोनों का सम होता है, इन दोनों का सम, ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा इन दोनों का सम होगा, ये मैं कई बार बता चुका हूं। तो इन दोनों का सम अगर 2 थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, तो इसमें से ये वाला हटा दो तो ये भी कितना होगा, थीटा। और अगर ये दोनों थीटा थीटा हो गए तो मतलब आपका दोनों साइड बराबर होंगी, कौन कौन, ये वाली और ये वाली, थीटा के सामने साइड, थीटा के सामने साइड। अगर ये दोनों बराबर होंगी तो आपको पता है कि ये 100 है तो ये कितना होगा, तो ये भी 100 मीटर होगा, ये भी 100 मीटर होगा, ये 100 मीटर हो गया, ये 60 मीटर हो गया, तो ये लेंथ कितना आएगा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान हो, अगर आपने कभी पढ़ा हो ट्रिपलेट्स, तो ट्रिपलेट्स में जो रेशियो होता है 3 4 5 का, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो 3 4 5, तो इसमें रेशियो देखें तो आपका आ रहा है 5 और 3 का, तो ये कितना होगा 4। तो आप कितने गुना, मतलब आप देखो कि 5 के सामने 100 है, 3 के सामने 60 है, तो ये क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि 20 गुना चल रहा है, 20 टाइम्स चल रहा है, तो 40 का 20 टाइम्स कितना होगा, 80 होगा। तो ये आपका आ जाएगा 80 मीटर। और अगर आपको नहीं समझ में आया कि किस तरीके से मैंने ये ट्रिपलेट्स का यूज किया, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पाइथागोरस थ्योरम कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो लेंथ आपकी आती है, ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। तो आप अगर देखें कि P इक्वल टू क्या होता है, तो P इक्वल टू होता है अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। H स्क्वायर का मतलब हम लिखेंगे 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करेंगे तो आप यहां लिख पाएंगे 100 के स्क्वायर का मतलब कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो। अगर देखें तो 4 जीरो होंगे, या फिर करते हैं क्या, चलिए ठीक है 4 जीरो हो गए, 4 जीरो हो गए, और माइनस 60 का स्क्वायर तो 36, 2 जीरो हो गए। अगर इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है, तो आप इसको माइनस करके देखो 6400 आएगा, जो कि बाहर कितना निकलेगा 80, तो हमारा आंसर कितना आएगा 80 मीटर। तो बात मेरी जो है आप समझ पा रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता कि हर जगह आप रेशियो का यूज करेंगे, क्वेश्चन में दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बढ़ना है। शुरू के 2 क्वेश्चन में मैंने 15 डिग्री एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन इसलिए कराएं कि अगर आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचता है, आपके दिमाग में और कोई रास्ता नहीं है या उसका तरीका और नहीं है, अगर उस एंगल पर ही आपका क्वेश्चन यूज करके, आपको उस एंगल का यूज करके ही क्वेश्चन का आंसर निकालना है, तो किस तरीके से रेशियो का यूज कर पाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और शायद इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 50 मीटर, if the length of string is 100 meters, then the inclination of string to the horizontal ground in degree measure h। ठीक है, अब अगर यहां देखें कि क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तो बोला यह जा रहा है कि एक पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और उस पतंग को उड़ाने के लिए जो धागा यूज किया गया है उसकी लंबाई 100 मीटर है। तो बताइए कि क्षैतिज जमीन पर, क्षैतिज ग्राउंड पर, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से कितनी डिग्री ऊपर की तरफ वो धागा है जिससे हम उड़ा रहे हैं। धागे का इंक्लाइनेशन जो ऊपर की तरफ चढ़ाव है वो कितना डिग्री है ये आपको बताना है, वो मैं फिगर से आपको समझा दे रहा हूं। तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आपको एंगल बताना पड़े, तो कंडीशन तो ये मान के चलिए कि आपका जो एंगल अब तक किया है हम लोगों ने उसी पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ऐसा थोड़ा ना कि 10 मतलब 45 डिग्री एंगल वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, निकालते रह जाएंगे आपके एग्जाम में और आपका एग्जाम का टाइम ओवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन वही पूछा जाता है जो आप कर सकते हैं दिए गए टाइम में, लेकिन बात यह है कि आपको पता होना चाहिए। तो पहली बात तो यह कि एक काइट है और काइट कहां पर उड़ रही है, तो काइट की जो हाइट है जमीन से वो बताया गया 50 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है वो काइट। काइट कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 50 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। और जिस रस्सी से, धागे से, जिस धागे से, रस्सी से थोड़े ना उड़ाएंगे, धागे से उड़ाएंगे, तो जिस धागे से वो पतंग उड़ाई जा रही है उस धागे की लेंथ कुछ है। तो अगर धागा से लेंथ है तो आपका बताया गया 100 मीटर है, तो 100 मीटर है तो सीधा अगर होता तो ये 50 मीटर ऊंचाई पर थोड़े ना होती, ये कुछ इंक्लाइनेशन होगा, मतलब आपका कुछ ऐसे आपका होगा धागा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से कितनी डिग्री आपको बोला गया है कि जो धागा है उसकी लंबाई 100 मीटर है। तो बताइए जो धागा है ना वो उसका इंक्लाइनेशन कितना है, मतलब वो धागा जो हॉरिजॉन्टल लाइन से है उससे कितना डिग्री की तरफ ऊपर की तरफ है, जिससे आपका जो काइट है केवल 50 मीटर ऊपर है, जबकि इस धागे की लंबाई 100 मीटर है।
धागे की लंबाई 100 मीटर है। तो आपको जो बताना है वो ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल बताना है। और अगर ये एंगल बताना है तो देखो करना क्या है कि अगर ये 100 है, ये 50 है, अगर इसको थोड़ा सा छोटा कर लें तो ज्यादा आसान होता है, रेशियो के पार्ट पे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप मान लेते हैं, चलो अगर हम कहते हैं कि ये वाला लेंथ कितना आएगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर आप चाहते तो आप कहते हैं कि ये 1 होगा, तो ये कितना होगा 2 होगा, और अगर ये 2 होगा तो 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में करेंगे तो ये आ जाएगा √3, या तो डायरेक्टली आप कर लो कि ये आएगा √3, और नहीं तो आप कहोगे कि ये वाला लेंथ अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे अंडर रूट, अगर आप ये लेंथ निकालेंगे तो अंडर रूट 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब आपके 4 जीरो, और माइनस कितने का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर मतलब 2500, और ये आपका अगर माइनस करें तो कितना आता है 7500, और अगर मैं इसको और आगे बढ़ूं तो 7500 अगर आता है आपका, तो आपका कितना बाहर निकलेगा यहां से, तो यहां से अगर आप देखोगे ना तो 50 बाहर निकल जाएगा, √3 रह जाएगा। कैसे, तो 7500 को जो लिखते हैं ना वो आपका 7500 लिखा जाता है 5 × 5 × 3, और 100 को क्या लिख देते हैं 10 10, ऐसे कर लेते हैं। तो क्या निकल के आएगा, तो यही तो आएगा, तो हम कहेंगे कि ये 50 √3 आ रहा है। और अगर आप यहां पर कहते हैं कि ये एंगल नहीं पता है तो हम लिखते हैं कि ये एंगल कितना है थीटा। अगर रेशियो यूज नहीं करते हैं तब, अगर रेशियो यूज नहीं करते हैं तो आप ऐसे निकाल के लिखेंगे, और फिर कहेंगे कि अगर थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू जो आपकी आ रही है tan थीटा इजिकल टू कितना आ रहा है 50 √3, और यह कितना आ रहा है 1/√3। 1/√3 अब थीटा की किस वैल्यू पर 1/√3 आपका होता है वैल्यू, तो आप कहेंगे कि कितना डिग्री होगा, 90 से तो कम ही होगा, 90 से तो ज्यादा है नहीं। अगर 90 से ज्यादा होगा तो पतंग इधर उड़ने की जगह दूसरी तरफ उड़ने लगेगी, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अच्छा, एक तो मैंने ये बताया, दूसरा मैंने ये बताया, ये मैंने इसलिए बताया कि आपको क्या करना है, आपको ये करना था कि डायरेक्टली आप देखते हैं इसमें क्या रेशियो, तो आपने देखा 1 है और ये कितना है 2 है, 1 2 है तो ये कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, और 1 2 और √3 आ गया तो हमने पता है कि 30 के सामने और 60 के सामने और 90 के सामने ये रेशियो इतना बार पढ़ चुके हैं कि ये देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इसलिए इस tan वाला पार्ट को दिखाया है, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है कि तीसरा साइड निकालो। अगर आपको जरूरत नहीं है तीसरा साइड निकालो तो आप क्या करेंगे, तो आपको करना है कुछ ऐसे होगा कि अगर तीसरा साइड नहीं निकालना चाहते और आंसर निकालना चाहते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा होता है ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, और ये हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ड, और आपको पता है कि ये दो साइड जो परपेंडिकुलर और हाइट है वो कौन, ये जो साइड इंडिकेट किया जाता है वो साइन थीटा के थ्रू देखें तो साइन थीटा इजिकल टू p/h है। साइन थीटा इजिकल टू, अगर हम इसको एंगल को लेते हैं तो p ये होगा, बेस ये होगा, h ये होगा, तो p/h है। तो हम कहेंगे कि साइन थीटा इजिकल टू 50/100 दैट विल बी 1/2। और आप बताइए कि साइन में थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कि आपका वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू आता है 1/2। तो यहां से निकल के आया कि थीटा 30 डिग्री पर आपका जो वैल्यू होता है साइन थीटा का 1/2 होता है, तो ये 1/2 है, तो हम कह पाएंगे कि ये थीटा कितने डिग्री एंगल है 30 डिग्री। तो देखिए मैं ये नहीं कहता कि मैं जो बता रहा हूं एक तरीका वही तरीका, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने आपको ये बताया शुरू में, क्यों बताया मैंने वो tan वाला पार्ट, तो मैंने दिखाया, मैंने ये बताया कि देखो आपका 50 है 100 है तो 50 √3 आया था, रेशियो आपका वहीं आ रहा था। तो जैसे ही रेशियो देखा 1 2 तो आप उसी रेशियो के अकॉर्डिंग समझ पाएंगे कि ये √3 होगा। तो अगर आप पढ़ते आ रहे हैं इतने टाइम से tan का पार्ट, हाइट एंड डिस्टेंस में 30 60 90 का, तो आपको रेशियो देखते ही पता चल जाएगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर 30 आ चुका है। तरीके मैंने 2 बताए हैं, 3 बताए हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। फिलहाल आज की क्लास और ये चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।